अरे मेरे पास हो गया, बिल्कुल पास हो गया भाई। बिना मास्क प्रवेश वर्जित। भैया बताओ नंबर 93 84 24। एक बार कॉल कर रहा भैया मैं आप पे। हाँ करो करो। कोई नहीं अंदर नर्मदा आगे भैया ठीक है। नर्मदा यही मीटिंग होगी अपनी, यही तो होगी कुर्सियां पड़ी। यही मीटिंग लेनी है हमें। हमारी डबरी में यहाँ से फूल ले जाना कभी घाटे ले जाना और अरे वो आवाज से पता चल गया। कैमरे से देख रहा भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। हम आ चुके हैं शुगर मिल और हमारे साथ ये हैं मिस्टर पटेल जनाब। आइए तो आइए आज आपको दिखाते हैं। ये बिजनौर की शुगर केन मिल है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार। इसके साथ यहाँ पे हमारे बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है। और ये गाइस हम कभी आते हुए क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप? मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अच्छी मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ और हम लोगों से प्रेरणा लीजिए कुछ। हाँ हम लोग यहाँ इंडस्ट्री में विजिट करने आए हैं, हाँ देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ। और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष की सबको नए शुरुआत की शुभकामनाएं। हाँ आप लोग हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहें। हाँ। तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग बैठने जा रहे हैं। कारपेट ग्रास है, कारपेट ग्रास। तो हमारा काफिला निकल चुका है अब शुगर मिल की सैर करने के लिए। मैं व्लॉग है मेरा। ये हैं भाई साहब गौरव जी, मैं अपने चैनल पे डाल दूँ। ये केडी भाई हमारे वाइट जैकेट में, उत्सव डॉक्टर उत्सव सारा डॉक्टर उत्सव सरासुर, डॉक्टर लबी डबास, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। डॉक्टर जो किसी के आगे झुकता नहीं, झुकेगा मगर तोड़ेगा। यूएस कोसा 08272 शाहजहांपुर से रिलीज हुई है वैरायटी जी। इस वैरायटी के करेक्ट जो पहचानने की जब बात आएगी तो ये आप देख रहे हैं नोड की मोटाई ज़्यादा है और इंटर नोड बीच में दबी हुई है, फिर नोड की ज़्यादा आ गई और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ केन है। ये अगर आप इसमें इंटर नोड अगर इसमें मान लीजिए 15 इंटर नोड हैं तो 15 में से 5-7 जरूर इस स्प्लिटिंग ऑफ केन वाली मिलेंगी। ये इस वैरायटी की मुख्य पहचान है। और ड्राबैक वही हो गया, शुगर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राबैक। ये वैरायटी कोयम्बटूर की है, CO 86032। कोयम्बटूर की मैक्सिमम वैरायटीज का कलर इस तरह से रेडिश होता है। इसके जो नेक्स्ट वैरायटी है ये आप देख रहे हैं 94-184। ये लखनऊ की वैरायटी है। ये भी मल्टी रेटूनिंग है। इसकी डीमेरिट ये है कि गन्ने की जो थिकनेस है वो कम है, यानी थिन है केन, थिन केन में आता है ये। फील्ड तो मोरलेस फिर भी मिल जाती है क्योंकि टिंडरिंग बहुत अच्छी है। आपको एक बंदा बता दूं कि अगर गन्ना थिक होगा तो थिक केन वैरायटी जितनी भी है वो अच्छी रेटूनर नहीं होंगी।
थिन केन वाली रेटूनर अच्छी होंगी। इसका रूट जोन मजबूत है, लॉजिंग नहीं होती है। रेटून बहुत अच्छी है, 2-3 रेटून ले सकते हैं आप आराम से। लेकिन गन्ना हार्ड है, हार्ड होने के साथ साथ पत्ती छुड़ाने में दिक्कत है। अपने आप पत्ती नहीं छूटती, जैसे बहुत सी वेराइटीज है, 238 है, COJ 85 है, पत्तियाँ छोड़ देती है मैक्सिमम वेराइटी अपने आप। इसके नेक्स्ट वेराइटी है COJ 85। ये हाई जूस वेराइटी है, लो फाइबर है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जो 94 184 लखनऊ की वेराइटी है। ये हाई फाइबरस है, ये लो फाइबर की वेराइटी है। जूस परसेंट बहुत अच्छा होता है, गुड़ भी बहुत अच्छा बनता है COJ 85 का, और चूसने में भी बहुत अच्छी है वेराइटी। मतलब इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं? इसमें कोई ड्रॉबैक इसका ये है कि लॉजिंग टेंडेंसी है, गन्ना लॉज कर जाता है। आप देख रहे हैं टॉप थोड़ा भारी है। ये 98-014 वेराइटी है, कोयम्बटूर की है, करनाल से रिलीज हुई है ये वेराइटी। हाँ, ये रेडिश तो उससे हो जाती है, पत्ता उतर जाता है ना, पत्ता उतर कर रेडिश हो गई। लेकिन इस वैरायटी की खासियत ये है कि अर्ली में रिलीज है। ये भी गन्ना हार्ड है, कोई नुकसान नहीं होता है इसको। ना 4 पैर वाला नुकसान करता है, ना 2 पैर वाला। 2 पैर वाला मतलब आदमी भी कम खाते हैं और जानवर भी। लेकिन इसका मीडियम केन है, ना थिक है ना थिन है। ये 118 वेराइटी है, 238 के साथ में रिलीज हुई थी ये वेराइटी। बहुत अच्छी वेराइटी है, प्लांट केन की यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन यदि आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया 15 फरवरी से पहले, तो रेटून अच्छी नहीं होती है। रेटून स्प्राउटिंग में दिक्कत है। इसकी ये पहचान है, आप देख रहे हैं कि लीफ सीड जो है पर्पल कलर की है, और लीफ सीड के ऊपर स्पाइक्स हैं। आप देखेंगे स्पाइक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। अगर आप हाथ ऐसे करेंगे तो सब पे वो कैच लग जाएगी। और थिक केन है इसका, बहुत अच्छी यील्ड देती है प्लांट केन में। CO 0118 वो यूपी की वैरायटी है, 5125। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वैरायटी जो पहले रिलीज होती थी वो COS कोयम्बटूर शाहजहांपुर, या COS कोयम्बटूर सेवरही, या COL के कोयम्बटूर लखनऊ, या आपका COJ कोयम्बटूर जलंधर। यानी कि कोयम्बटूर सबके आगे लगना जरूरी था। वो क्यों था कि ब्रीडिंग का जो भी काम होता था पहले, वो ब्रीडिंग का काम होता था कोयम्बटूर जाकर के। कोयम्बटूर जाकर के ब्रीडिंग का काम होता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग होती है, जो गन्ने के सीड को बोलते हैं फ्लफ, जो फ्लावरिंग होती है, फ्लफ जो बनता है वो हमारे यहाँ की क्लाइमेट में नहीं बन पाता फ्लफ। कुछ वेराइटी में फ्लावरिंग तो हो जाती है, लेकिन फ्लफ नहीं बन पाता, तो यहाँ ब्रीडिंग का काम नहीं हो सकता। तो वहाँ ब्रीडिंग होती थी, और ब्रीडिंग के बाद जब सीडलिंग भी जर्मिनेट वहीं करते थे, और फिर उसमें सिलेक्शन होता था। जो सिलेक्शन के बाद फिर यहाँ आकर के वो वैरायटी CO वहाँ से ब्रीडिंग हुई, और फिर शाहजहांपुर में से अगर रिलीज तो S लग गया, लखनऊ से हुई तो L लग गया, इस तरह से सेवरही से हुई तो S ही लग गया लास्ट में। लेकिन अब हमारे यहाँ पॉली हाउस में और आपके ग्लास हाउस में ब्रीडिंग का काम भी कराने लगे, तो अब यूपी के नाम से भी वैरायटी रिलीज होने लगी है। ये पिछले कई साल से ऐसा हुआ है कि ब्रीडिंग का काम हमारे यहाँ होने लगा। वहाँ से सीड ले आते हैं, सीडलिंग यहाँ ग्रो करते हैं, फिर सिलेक्शन का काम होता है, क्रॉसिंग भी यहाँ कराने लगे, तो यहाँ से भी वैरायटी रिलीज होने लगी है यूपी से। ये यूपी में यहीं से ये वैरायटी रिलीज हुई है शाहजहांपुर से, इसलिए इन्होंने CO नहीं लगाया, यूपी से रिलीज, तो यूपी के नाम से। वंडर वैरायटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो आपको थीम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रीजन है कि इसका रूट जोन है। आपको रोजिया स्पेसियोसा का जो ट्री खड़ा है, इसका रूट जोन की वजह से यहाँ गन्ना उठा बोल रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ की मोटाई में और यहाँ की मोटाई में डिफरेंस मिलेगा। तो इसके सारे मेरिट है इस वैरायटी में। पत्ती अपने आप छोड़ देती है, अगोला भी अच्छा है, लॉजिंग टेंडेंसी भी नहीं है, और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन इसकी देखिए क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा है, प्रोडक्शन के साथ साथ शुगर परसेंट अच्छी है। तो चीनी मिल के मतलब की वैरायटी भी है और किसान के मतलब की है। वैरायटी फील्ड में वही चल पाएगी जो किसान को उत्पादन मिले और चीनी मिल को शुगर रिकवरी मिले, वही वैरायटी चल पाती है। अदरवाइज हम कितना भी कहें, कितनी भी इंसेंटिव दें, अगर किसान को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो उस वैरायटी का एरिया नहीं बढ़ाएगा। ये वैरायटी आ गई जो अभी लेटेस्ट वैरायटी है, CO 15-023।
डोज लगभग 1.5 होनी चाहिए। अगर हम पोटाश उधर 10 किलो दे रहे हैं पर बीघा, तो इसको 15 किलो पर बीघा पोटाश चाहिए। और इसी तरह से फॉस्फोरस की मात्रा भी 1.5 होनी चाहिए, तब इस वैरायटी को हम ग्रो कर पाएंगे। ये सीडलिंग लगी हुई है इसी वैरायटी की 15023 की। इंटरक्रॉपिंग है ये आपकी कॉलीफ्लावर की। ये वैरायटी भी करनाल से सीओ की है 12029। ये जनरल कैटेगरी में रिलीज है वैरायटी। अब मैक्सिमम एरिया चूंकि हमारे पास हर शुगर फैक्ट्री ये चाहती है कि शुगर रिकवरी जिस वैरायटी में ज़्यादा मिले वो एरिया ऑक्यूपाई करे वैरायटी, तो किसान भी उसी को लगाएगा जो समय से बिकेगी। तो आज की डेट में नियर अबाउट 87 और मोर देन 87% एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में 238 के अंतर्गत है। तो एक तरह से जनरल वैरायटीज़ का तो एरिया ही नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। ये दूसरी वैरायटी है आपकी COH 160। एक वैरायटी हुआ करती थी CO 89003, हाई शुगर वैरायटी थी, करनाल से रिलीज हुई थी। तो 89003 और COS 8436 का आपने नाम सुना होगा, डुआर्फ वैरायटी थी अर्ली वैरायटी में। तो 8436 और 89003 का क्रॉस है ये वैरायटी, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है और वैरायटी की अपेक्षा कम है 160 की। शुगर परसेंट इसमें भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा ना होने की वजह से एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर पाई। और इसमें इंटरनोड बोरर की भी दिक्कत है। यहाँ तो चूंकि आइसोलेशन में है तो इंटरनोड बोरर आपको नहीं दिखाई दे रहा। और एक डी ट्रेसिंग कर दी, जहाँ पे इंटरनोड बोरर की दिक्कत होती है वहाँ डी ट्रेसिंग अगर आप कर देंगे, चूँकि ये इंटरनोड बोरर या स्टेम बोरर की जो वो तितली है जो एग लेइंग करती है, वो सूखी नीचे की पत्तियों पे सूखी पत्तियों पर करती है। अगर आप ये पत्तियाँ डी ट्रेसिंग कर देंगे तो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका जो नुकसान पहुंचाने का जो समय है वो स्टैंडिंग क्रॉप है, उस समय स्प्रे वगैरह नहीं कर पाता किसान, तो इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होता। मैकेनिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं डी ट्रेसिंग करके। खाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है हमारे साथियों ने। और ये मुखर्जी हैं, अभी खाना शुरू करेंगे। बना बन खत्म कर देंगे। एक तो हर चीनी मिल एरिया का एक गेट जोन डिफाइंड होता है। 7.5 किलोमीटर की रेडियस में जितना भी एरिया होगा वो गेट में आता है, मिल गेट। मिल गेट में जो गन्ना किसान को यहीं पे लाना पड़ता है अपने साधन से। और आउट ऑफ 7.5 किलोमीटर हमारे परचेजिंग सेंटर होते हैं। तो हमारे पास 71 परचेजिंग सेंटर हैं जो लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के हैं कैपेसिटी के। और बाकी जो मिल गेट एरिया है लगभग हम 40-42 लाख रुपये गन्ना मिल गेट से खरीदते हैं। जैसे ये बुग्गी आई, बुग्गी की पहले हमारे पास क्वालिटी चेकर है, वो क्वालिटी चेक करेंगे ये सेम क्वालिटी ठीक है नहीं है। वैरायटी जिस वैरायटी के लिए पर्ची निकली थी आंडी के लिए, गन्ना के लिए, वही वैरायटी है। वेरीफाई करेंगे, फिर अंदर जाएगी पर्ची, उनको टोकन इशू हो जाएगा यहाँ से कंप्यूटराइज। टोकन इशू होने के बाद देखिए आगे क्यू में लग जाएंगे। क्यू के बाद जब इनका नंबर आएगा आगे खाते में जाएंगे, इनका पेमेंट हो जाएगा। ये अनलोड करेंगे, अनलोड के बाद अनलोडिंग की मोहर लगेगी वहाँ। अनलोडिंग की मोहर के बाद टेर कांटे पे आएंगे, वो टेर कांटे पे इनको पर्ची मिल जाएगी वहाँ। वो पर्ची लेकर के किसान ये खाली वाली लाइन है, खाली वाली लाइन से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ जिन किसानों को रात में वेट करना पड़ता है हमारे यहाँ सर्दी में, उन किसानों के लिए हम चाय की व्यवस्था करते हैं रात को है 9 से 10 के बीच में। किसान स्टैंड बने हुए, किसान आराम करना चाहते हैं। इधर भी दो साइड में शेड बने हुए हैं। तो ये आपकी जो लाइट लगी हुई है, ये इसकी लाइट देती है रात को किसानों के लिए, किसान पढ़ सकता है आराम से अपनी बुद्धि बैठ के।
शुगर इंडस्ट्री में मेन रोल है, एक होता है कट टू क्रश, यानी गन्ना कटा और जो क्रशिंग के लिए आया उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं कट टू क्रश। कट टू क्रश जितना कम होगा आपकी शुगर रिकवरी उतनी ही अच्छी मिलेगी, मशीनरी भी उतना ही अच्छा काम करेगी, क्योंकि जब गन्ना स्केल हो जाता है तो गन्ना स्केल होने के बाद उसको जूस % कम हो जाती है, हार्ड हो जाता है। ये फ्रेश ये नहीं है गन्ना, आज का कटा हुआ है, ये आज का कटा हुआ गन्ना हमारे पास आ गया। तो अगर कट टू क्रश बिफोर 24 आवर्स है आपका, यानी कि 24 आवर्स में आपका गन्ना आ गया क्रशिंग में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे गन्ने का स्केल होता जाएगा, अभी तो टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा मार्च अप्रैल में, तो टेम्परेचर बढ़ने पे इसमें इन्वर्जन होता है। इसमें क्या है, जो वो है सुक्रोज शुगर है। सुक्रोज फिर जब टेम्परेचर उसको मिलेगा, गन्ना स्टेल होगा, तो इन्वर्जन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद हमें शुगर कम मिलेगी, उधर मोलासेस ज़्यादा मिलेगा। पहले मोलासेस की स्थिति थी, कोई फ्री में खरीदने को तैयार नहीं था, तो उसकी वैल्यू हो गई। खैर अब मोलासेस की अच्छी रेट होगी, क्योंकि इथेनॉल बनने लगा मोलासेस से। फर्टिलाइजर बनी है तो इतना महंगा हो गया मोलासेस, 800 रुपये कुंटल कि इथेनॉल बना रहे हैं हम लोग उससे, और इथेनॉल सेल हो रहा है, जो ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में। अभी क्या है, आइए मैं आपको चलते चलते बताता रहूँगा। हमारे यहाँ तो इंडिया में बाद में शुरू हुआ इथेनॉल ब्लेंडिंग का, पहले 5% टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, वो 5% हम अचीव करके 10% पे आ गए ब्लेंडिंग पे। ये 30% ब्लेंडिंग में जा सकते हैं हम अभी, 30% तक, 30% के बियॉन्ड ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। इसके बाद अब फ्लैक्स फ्यूल इंजन की गाड़ियाँ आएंगी मार्केट में। फ्लैक्स फ्यूल इंजन में आप 100% पेट्रोल भी चला सकते हैं, 100% इथेनॉल से चला सकते हैं, और ब्लेंडिंग से चला सकते हैं 70-30 के। ये व्यवस्था ऑलरेडी ब्राज़ील में बहुत समय से चल रही है। वहाँ 2 तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, EP30 और EP100। EP30 का मतलब हो गया 30% उसमें ब्लेंडिंग है इथेनॉल की, और EP100 का मतलब हो गया 100% वो इथेनॉल है। तो फ्लैक्स फ्यूल इंजन जब आ जाएंगे तो 100% इथेनॉल से भी चलेंगे, और आपका 30-70 से भी चलेंगे। अभी क्या है, हम लोग यहाँ से इथेनॉल टैंकर के थ्रू जाती है डिपो को। डिपो मीन्स इंडियन ऑयल हुआ, ये जो भी ऑयल कंपनी उनको जाती है, उसमें फिर ब्लेंडिंग होती है। वहाँ ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल पंप को जाता है। फिर क्या होगा, जब फ्लैक्स फ्यूल इंजन आ जाएंगे तो हमारे यहाँ से जो टैंकर जाएगा इथेनॉल को, सीधे पेट्रोल पंप जाएगा। पेट्रोल पंप वहाँ जाके अनलोड हो जाएगा, वो डायरेक्ट गाड़ियाँ चलेंगी उससे। तो सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया है इस क्षेत्र में। डिस्टरी के अभी भी बहुत डिस्टरी के लाइसेंस हुए हैं, नंबर ऑफ डिस्टरी इतनी लग गई। मैं आपको एक चीज़ उदाहरण बता दूं कि आज से 3 साल पहले ये स्थिति थी हमारे यहाँ मोलासेस की, कि मोलासेस को कोई फ्री में ख़रीदने को तैयार नहीं था। हमारी फरीदपुर वाली जो फैक्ट्री है, क्योंकि मोलासेस एक्साइजेबल आइटम है, उसको आप बाहर नहीं डाल सकते, उसको टैंक बना के रखना पड़ेगा। तो हमने मोलासेस अपना कंज्यूम करने के लिए 45 रुपये कुंटल किराया पे किया, और उनको मोलासेस फ्री में दिया, किराया भी अपने पास से दिया। आज वही मोलासेस 800 रुपये कुंटल है। तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई का देखिए, जिसको कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं था, आज वो 800 रुपये कुंटल है। ये सरकार की दूरदर्शिता है। सरकार ने समय रहते डिसीजन लिया कि भाई गन्ने को कैसे बचाया जाए, इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। डिस्टरी लगी बहुत ज़्यादा, इथेनॉल बनना शुरू हुआ, ब्लेंडिंग बढ़ी। तो आज आप देख रहे हैं कि फार्मर भी खुश है और इंडस्ट्री भी खुशहाल है। ये क्यू में इस तरह से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से पेमेंट होगा, फिर आगे चल करके आपको दिखाएंगे। जो सेंटर का गन्ना परचेज आता है ना हमारा, जो मैं बता रहा था 71 आउट गेट परचेजिंग सेंटर है, वो ट्रक के थ्रू आता है। इन ट्रकों को हम किराया पे करते हैं पर कुंटल के हिसाब से। लोडिंग के लिए पहले वहाँ मैनुअल लोडिंग होती थी, लेबर लोड करती थी, लोडिंग रैंप बनाते थे, लेकिन वो लेबर की दिक्कत आई बहुत ज़्यादा। वो लोडर से लोड होता है, नीचे से लोडर गन्ना उठाएगा, ऊपर ट्रक में डाल देगा। वहाँ 2 लेबर होती है, केवल लेबर उसको जमाने के लिए। ये हर मिल का सर फिक्स है, ये 7.5 किलोमीटर का। हाँ, रेट वाले ये ऑल ओवर यूपी फिक्स है। थोड़ा स्पेस देना के लिए सेक्टर, बाकी सारे गेट
वो सिर्फ जल्दी खर्ची हो गए ना वाले किसान को देखने के लिए डिस्प्ले लगा हुआ है, इसका पेमेंट होगा यहाँ को बनाने के लिए। आगे निकल जाएगा तो गेट पे ला सकता है, उसको अपना सट्टा गेट पे लगवाना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन दोनों खुले हैं, वो गेट पे भी बेच सकता है, सेंटर पे भी बेच सकता है। लेकिन जो 7.5 किलोमीटर वाले हैं वो सेंटर पे नहीं बेच सकते, वो गेट पे लाए। सेंटर वाले को दोनों ऑप्शन है। पूरा यूट्यूब पे आएगा ब्लॉग। पोजीशन पर डिपेंड करता है, और आपके गेट पे खड़ा होने के लिए जगह तभी आप कर सकते हो। ये हमारे केडी भाई हैं, बहुत ही शानदार वाइट 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 वाइट। पूरा ट्रक इसमें अनलोड हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम से जो उठेगा, अभी आपको उठते हुए दिखाएंगे। वो गन्ना उसमें जाएगा और उसको कैरी करके आगे ले जाएगा। लाइन होगी बीच में कटेगा गन्ना। हाँ, वो दिखाएंगे सारा आपको। क्यों उठाएगा वो गन्ना, जब आगे निकल जाएगा तब इसको उठाएगा। थोड़ा सा आप दूर रहे, ऊपर से गन्ना गिर जाता है इसमें से। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसलिए ये ट्रक पूरा ऊपर जा रहा है हाइड्रोलिक पावर की वजह से। और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये गन्ना ऐसे नीचे जाएगा। ये ट्रक नीचे ना चला जाए, जंजीरों से ये नीचे बंधा हुआ है। ये भाई साहब, ये सिस्टम है। देखिए कितनी आसानी से एक बार में पूरा ट्रक नीचे अनलोड। और ये ट्रक हवा में जंजीर से लटका हुआ है। इंजीनियर कौन है? धमाका, खतरों के खिलाड़ी। लेने तो ज़्यादा है यार, है ज़्यादा है। में बैठे हुए हैं। नहीं, कैमरा तो नहीं, वो मैंने नहीं देख रहे। इनका मुंह उस साइड को है, जब इधर काम करना है तो इधर ले आएंगे। ये एक्सेस करना जो आता है ना, एक्सेस निकाल देते हैं, फिर उसको डाल देते हैं। केवल एक करना पड़ता है आगे, नहीं तो फिर जाम लग जाएगा। गाइस देखा आपने कैसे होती है अनलोडिंग। ढेर सारा गन्ना एक बार में पूरा बाहर। और याद रखिएगा और देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक।